जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, बढ़ती महंगाई की मार से राहत पाने के लिए हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स जो है आज 8वें वेतन आयोग की कमेटी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में क्या 8वें वेतन आयोग की कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो पुराने पेंशनर्स को लागू होगी या नहीं, उनकी पेंशन में किसी तरीके का रिवीजन होगा या नहीं, या फाइनेंस एक्ट 2025 कहीं उनकी पेंशन में किसी तरीके का विभाजन तो नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के। तो लोकसभा में जब 9 फरवरी को ये सवाल सीधे सरकार से पूछे गए कुछ सांसद श्रीयों द्वारा, तो सरकार का क्या जवाब हुआ ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये और इसके साथ साथ हम बात करेंगे डीएससी कोर्ट केस के अपडेट की और कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस जो है सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ कर्मचारियों तक पहुंचाए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत उस सवाल जवाब से करूंगी जो 9 फरवरी 2026 को लोकसभा में हुए हैं। और ये सवाल जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1605 है। श्री आनंद भदौरिया जी ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन के संशोधन को लेकर ये सवाल सीधे सरकार से पूछा है, यानी वित्त मंत्री जी से पूछा है कि वित्त मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्त विधेयक 2025 ने केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच अंतर करने के लिए अधिकृत किया है, और क्या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली जो आपत्तियां से पेंशन भोगियों के बीच भी अंतर किया जा सकता है। ये पहला सवाल कि क्या सरकार को ये हक है, ये हक मिला है फाइनेंस एक्ट 2025 से कि वो पेंशनर्स जब रिटायर होकर आए हैं तो उसके बीच अंतर कर सके उनकी रिटायरमेंट की डेट को लेकर। सीधे सीधा ये सवाल वित्त मंत्री जी से पूछा है और इसका जवाब बेहद ही जरूरी हो जाता है जानना आज हमारे सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए। आगे ही अगला सवाल क्या पूछते हैं, मैं सारे सवाल दोहरा लेती हूँ फिर एक एक करके इनके जवाब देखेंगे कि सरकार ने क्या दिया है। आगे इन्होंने पूछा कि अगर हाँ तो क्या केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के आधार पर भी पेंशन भोगियों के बीच ऐसा अंतर किया जा सकता है, यानी क्या 8 CPC की जो कमेटी है वो अपनी सिफारिशें पेश करेगी तो उसमें भी जो पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं क्या उनको कुछ नुकसान होगा, उनके रिटायरमेंट की डेट के हिसाब से अंतर होगा। आगे इन्होंने पूछा है कि अगर ये सही है तो अगर ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो इसके कारण क्या है। क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन के संशोधन के लिए कवर किए जाने की संभावना है। अगर हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने नियमित आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया है, और अगर कर दिया है तो उसका ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं किया तो देरी होने के कारण क्या है। ये दो सवाल यहाँ पर मेन जो है, पहला तो ये कि किसी भी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं हो, ये देखना यहाँ पर बेहद ही जरूरी है। और दूसरा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी ने अपना कामकाज शुरू किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो देरी की वजह क्या है। अभी इसका उत्तर आप जैसे कि देख पा रहे हैं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिए हैं। क ख और ग यानी पहले 3 सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 2021 और नियमावली 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 2023 और उससे जुड़े मामलों के लिए समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा शासित होती है। पेंशन का जो संशोधन है अन्य बातों के साथ साथ केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया गया है। आगे ये कहते हैं कि केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होने के नाते सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग वेतनमान भत्ते और पेंशन की सिफारिश करता है। वित्त अधिनियमन 2025 के भाग 4 द्वारा मौजूदा केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली तथा भारत की समेकित निधि से
पूरी की जाने वाली पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विधि मान्य किया गया है और ये मौजूदा सिविल अथवा रक्षा पेंशन में बदलाव या परिवर्तन नहीं करता है। यानी अगर इस जवाब को देखें तो यही लगता है कि हमें जो फाइनेंस एक्ट 2025 था उससे डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को इससे डरने की जरूरत नहीं है। 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें होगी, इसकी जो कमेटी की सिफारिशें होगी, ये सभी पे लागू होगी। आगे जो 3-4 सवाल थे उनके जवाब देते हुए ये कहते हैं कि सरकार ने 8 सीपीसी के गठन को अपने विचारार्थ विषयों के साथ दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के माध्यम से पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है। दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के अनुसार आयोग इसके गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि पर अपनी सिफारिशें करने के लिए अधिदेशित किया गया है। यानी 18 महीनों का समय मिला है। 3/11/2025 के माध्यम से देखो टर्म ऑफ रेफरेंस भी नोटिफाई हो चुके हैं और इसकी जानकारी यहाँ पर ये दे रहे हैं। तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है वो सैलरी, पेंशन और सभी को भत्ते जो अलाउंसेस वगैरह है उनको जो है रिवाइज करेगी और सभी को लाभ मिलेगा। तो इससे तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी भी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स का हक मारने के लिए नहीं सोच रही। यानी सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स जो है उनको उनका हक यानी 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डीएससी कोर्ट केस की। देखिए डीएससी कोर्ट केस की अगर बात करूं तो अभी भी मुझे लगातार ऐसे सवाल आ रहे हैं कि जहां हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि डीएससी कोर्ट केस की क्या अपडेट थी। देखिए ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने 13 साल 6 महीने से लेकर 15 साल तक डीएससी में सर्विस दी है, लेकिन क्योंकि 15 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं थी तो उनको जो है डीएससी ने बिना पेंशन के घर भेज दिया था। अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो उसको रिजर्व रख दिया था, जिसकी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से हमने शेयर की थी। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हमें इसको लेकर भी आए थे। तब मैंने कहा था कि देखिए एडवोकेट सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा था कि अभी ये फैसला रिजर्व है। जब अभी इसको जब सार्वजनिक किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको जाहिर करेगी, तब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी इसको लेकर कोई नई अपडेट नहीं आई है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। पर आज इस वीडियो में मैं बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जो लगातार अभी भी इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो आप थोड़ा वेट करिए, जैसे एडवोकेट सर से हमारी बात हो जाती है, इसको लेकर जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम मेरा पिताजी का डेथ जो है 2004 में हुआ था, पिछले साल 2025 से पेंशन माँ को मिलना है, तो हम कैसे पता करें। आगे लिख रहे हैं कि मैडम जी हम कैसे पता करें कि हमें मिला या नहीं। देखिए सिंपल बात है, आप जैसे कि लिख रहे हैं कि आपके पिताजी की डेथ 2004 में हो गई थी, माताजी की पेंशन जैसे कि आपने लिखा है कमेंट में कि 2025 को शुरू हुई है। तो आप एक चीज समझिए, 2004 में आपके पिताजी की डेथ हुई थी, तब से लेकर जब तक आपकी माताजी की पेंशन शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हो जानी चाहिए थी, वो पूरा पैसा आपको एरियर के तौर पर मिलेगा, जिसका अमाउंट लाखों में होगा। हालांकि आपने रैंक वगैरह नहीं लिखी है आपके पिताजी की यहाँ पर, लेकिन नॉर्मल अगर सिपाही रैंक की भी बात करें तो भी अमाउंट लाखों में जा रहा है हर साल का, अगर आप काउंट करके देखें बेसिक और महंगाई भत्तों को। तो अगर आपको ये एरियस नहीं मिला है तो या आप मुझे कॉल कर सकते हैं या सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, या अगर इसको लेकर और भी कोई आपके सवाल है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, हवलदार रैंक पेंशनर्स डेथ हो गया है, परंतु 42,000 रुपीज जो है पेंशन आ रही है। मैम क्या ये पेंशन सही आ रही है, गाइड करिए। देखिए जैसे कि आप लिख रहे हैं कि 42,000 रुपये पेंशन आ रही है, आपके पिताजी की डेथ वगैरह कब हुई ये आपने नहीं लिखा है, हवलदार रैंक है, ये सही बात है। अब ये 42,000 में क्या एडिशनल पेंशन जुड़ी है, पूरी पेंशन आ रही है, सर्विस कितनी है ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब तक मैं ये सारा डाटा चेक नहीं करूंगी, पीपीओ वगैरह चेक नहीं करूंगी, तब तक नहीं बता पाऊंगी कि पेंशन सही आ रही है नहीं। बाकी एक हवलदार रैंक की बात करूं तो उनके हिसाब से पेंशन थोड़ी ज्यादा लग रही है। पर मैं फिर से देखिए, इसीलिए मैं आप जब ये कमेंट में पढ़ भी रही हूँ तो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना बेहद जरूरी समझती हूँ। जब आप बेसिक की जानकारी जाते हैं, ये देखते हैं कि पेंशन सही आ रही है या नहीं, ये आप जाने, तो उसके लिए रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस, ग्रुप, ये सब कुछ लिखिए। उसके बिना हम जानकारी नहीं दे पाएंगे।
तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फिर से कमेंट करिए, जिसमें डिटेल में जानकारी दीजिए या फिर हमें कॉल करिए। लेकिन अगर ज़्यादा पेंशन आ रही है तो उसको बंद करवाना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो इन फ्यूचर कभी न कभी स्पर्श के ध्यान में जब ये गलती आएगी, तो वो इसको लेकर रिकवरी बिठाएगा और वो रिकवरी अगर ज़्यादा होगी, तो उसका भुगतान करते-करते आप परेशान हो जाएँगे। इससे अच्छा है कि अभी से आपकी सही पेंशन लीजिए, ना कम, ना ज़्यादा। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। हमारे एक पेट्रन्स लिख रहे हैं, नमस्ते मैम जी। आप इस तरीके से समझाते हो बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछले वर्ष वीडियो में आपको मैसेज किया था कि मुझे अभी पोस्ट ग्रेजुएट की पैसा नहीं मिला। पोस्ट डिस्चार्ज कर जो पैसा पोजीशंस के लिए मैंने सीपीग्राम में भी कंप्लेंट डाले थे, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। प्लीज आप मेरी मदद करें, कोई अच्छा सुझाव दीजिए। आप मुझे अभी तक कोई एरियर भी नहीं मिला है। बांग्ला स्पीक के बारे में मैंने आपको मैसेज किया था, उसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। सर्विस में भी था तो क्लास पे नहीं मिल रहा था। अब डिस्चार्ज होने के बाद भी क्लास पे नहीं आ रहा है मेरा, ऐसा क्यों? प्लीज मेरी मदद करिए। देखिए, आप जो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट का पैसा नहीं मिला है, पोस्ट डिस्चार्ज का भी पैसा आपको नहीं मिला है और आपने सीपीग्राम पर कंप्लेंट डाली थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला है। देखिए, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपका स्टेटस वगैरह चेक करके दे दूंगी कि आपकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या था। सीपीग्राम ऐसे ही आपका केस बंद नहीं करेगा। आपके रिकॉर्ड की तरफ से कोई जवाब आया होगा जिसके बाद उन्होंने ये जो आपका केस है उसको क्लोज किया है। अब क्या जवाब आया है ये देखना काफी जरूरी हो जाता है। इसके बाद रही आप जो बांग्ला स्पीक की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं कि बांग्ला स्पीक के बारे में आपने जो मुझे मैसेज किया था, प्लीज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखिए और हमें समझ में आए उस तरीके से लिखिए ताकि उसको मैं जवाब दे पाऊं। और सबसे आखिर में कि क्लास पे नहीं मिल रहा, तो देखिए ये मैं पीपीओ वगैरह चेक करके ही बता पाऊंगी। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए ताकि डिटेल में इसके बारे में चर्चा करके मैं आपको जो है जवाब दे पाऊँ। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय